इनके लिए सबसे पहली चीज जब आपको पढ़ना शुरू कर देना है वो क्या है? करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले आया था, तब एक टास्क दिया था दिसंबर और जनवरी महीने का, आई थिंक, है ना? दिसंबर और जनवरी का दिया था, पढ़ा है उसको? टेस्ट भी हुआ उसका? हाँ, तो दिसंबर जनवरी का आपने करंट पढ़ा। अब मान लेते हैं कि एक बार के लिए आपका पेपर कब होता है? जून में। एक बार के लिए मान लेते हैं, तो आपको 3 महीने पुराना करंट अफेयर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आएंगे। बाकी हम कोशिश करते हैं 5 महीने का पढ़ने की। हम कोशिश कितने की करेंगे? 5 महीने की। पर सबसे ज्यादा करंट के क्वेश्चन कहां से आएंगे? आखिरी के 3 महीनों से। आखिरी के 3 महीने बनते हैं आपके जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल मान लो, क्योंकि मई में तो पेपर आई थिंक बन चुका होगा, यदि जून के शुरुआत में हो जाता है ना? यदि जून के शुरुआत में पेपर होता है, यदि जून के एंड में होता है तो फिर आपके मई भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 महीने आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं। करंट अफेयर जो प्री नहीं दे रहे इस बार, उनको नहीं पढ़ना है। जो इस बार प्री नहीं दे रहे उनको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एग्जाम दोगे उससे 3 महीने पुराना पूछते हैं। अभी का पढ़ के एनर्जी लगाने की बजाय आप अपना स्टैटिक पोर्शन जो उसके ऊपर एनर्जी लगाओ। ठीक है, और करंट अफेयर के आपको कम से कम भी 20 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम। बाकी 20 तो मैंने कम ही बताया, 25 मानो। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आएंगे? कम से कम भी 25। और जब आपका एग्जाम होगा तो 2-3 दिन के अंदर आपको, एक बार तो आप ऑनलाइन पढ़ो, 2-3 दिन के अंदर आपको ऑफलाइन उसका एक रिवीजन और करवा देंगे, ताकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमें लग रही है, देखो आजकल आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि हमें इंपॉर्टेंट ना लगे और वो उनको लग जाए और वो पूछ ले, लेकिन हमें हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हम रिवाइज करवा सकते हैं। तो 2-3 दिन जो अपन बैठ के उसको भी डिस्कशन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे क्लासरूम में बैठ के, ठीक है ना? तो इस तरीके से करंट अफेयर के आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। तो उसके बाद में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, चलो एक काम करते हैं, पहले जो आपने पढ़ रखे उसकी बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आते हैं वो 20 में से कम भी 17 सही कर सकता है, 18 सही कर सकता है। रीजनिंग में तो सभी लोगों को 10 में से 10 सही करने ही करने हैं, और बाकी जो मैथ जो है वो भी जिसको आता है वो कर सकता है। 20 में से 17-18 क्वेश्चन यदि आप यहां पर सही कर लेते हो तो ये आप मान के चलो कि आपने प्रीलिम्स का आधा काम पूरा कर लिया, क्योंकि प्रीलिम्स की पिछली बार कट ऑफ कितने नंबर गई है? 70 मार्क्स गई है। 70 मार्क्स का मतलब कितना होता है? 35% होता है। और आप यदि यहां से 20 क्वेश्चन कर लेते तो आपको ये एक क्वेश्चन आपको पता ही होगा 1.33 नंबर का होता है, तो आपको यहां पर 30 मार्क्स देके जा रहा है, यानी कि आपके टोटल कट ऑफ का लगभग 40% मैथ रीजनिंग दिलवा सकता है आपको कट ऑफ का। तो मैथ रीजनिंग को अच्छे से करना है। रीजनिंग में तो 10 में से 10 सही करने हैं, और मैथ में हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल मैथ को जीरो मानते हैं अपनी, वो कम से कम कोशिश करें 3-4 क्वेश्चन सही करने की। आसान टॉपिक पिक कर लो, कोई परसेंटेज वाला कर लो, ये सब कर लो। तो मैथ रीजनिंग को लेकर कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ, हमें 2 दिन का टाइम दे दिया जाए, हम रिवाइज करके उसमें 20 में से 17-18 ला सकते हैं? कितने लोग कॉन्फिडेंट है मैथ को लेकर, मैथ रीजनिंग को लेकर? और कितने लोग हैं जिनको लगता है सर मैथ भले ही क्लास में होगी लेकिन हमें उतनी नहीं आ रही है? ऐसा क्या है भाई मैथ के अंदर, क्या है मतलब क्या? चलो 20 में से 15 तो यहां पर कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? 20 में से 15 तो देखो आपको यहां पर एटलीस्ट करना है। चलो एक काम करते हैं, एक बार मैथ को छोड़ो, मुझे बताओ रीजनिंग में 10 में से 10 कितने लोग सही कर सकते हैं? रीजनिंग उसमें तो कर लोगे 10 में से 10, ठीक है? तो रीजनिंग में 10 में से 10 आप मान के चलो, और मैथ के अंदर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो यहां पे करने ही करने हैं। कुछ आसान टॉपिक तो होंगे, जैसे पार्थ है वो कहता है कि मेरी मैथ जो अच्छी नहीं है, एक बार खड़े होना पार्थ, कोई मैथ के ऐसे टॉपिक तो होंगे जो कह सकते हैं हाँ इसमें से जो आएगा वो तो कर लेंगे। पाई चार्ट वाला, चलो बहुत बड़ी, और सिंपल इंटरेस्ट, और वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया तो फिर छोड़ दोगे? साधारण ब्याज तक तो चलेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछना, ऐसा? और परसेंटेज कैसा है? परसेंटेज तो आसान ही है ना। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता सही लग रहा है तुम्हें? प्रायिकता तुम्हें टॉपिक आसान लग रहा है? पूरे मैथ के अंदर सबसे मुश्किल टॉपिक ही प्रायिकता है, वो तुम्हें आसान लग रहा है, बाकी टफ कैसे लग सकता है फिर? मीन मोड में फिर 5 टॉपिक तो बता दिए, तो 15 क्वेश्चन जो आप यहां से आराम से सही कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में एक आपके अभी शुरू होगा ऑनलाइन इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? तो आपकी एक तरीके से क्लासेस जो है जो प्री दे रहे हैं उनके लिए,
जो नहीं दे रहे उनको इकोनॉमिक सर्वे अब नहीं पढ़ोगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एग्जाम होगा आप तब पढ़ लेना, तब आपको अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन अभी जो प्री दे रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि डेली 1-2 घंटे शाम को इकोनॉमिक सर्वे की क्लास शुरू होगी, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है साथ के साथ पढ़ना है। नोट्स आपको क्लासरूम में मिल जाएंगे, है ना, बस आपको उसको साथ के साथ पढ़ते रहना है। इसका भी लास्ट में 2 दिन का अपन ऐसे रिवीजन क्लास लगा देंगे, 10 से घंटे में इसको रिवाइज करवा देंगे। तो इन्हें कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो यूं मान लो कि लगभग मैं 1 हफ्ते की क्लास लूंगा आपकी। उस 1 हफ्ते की क्लास के अंदर 2 दिन में तो इकोनॉमिक सर्वे और 2-3 दिन के अंदर जो है आपके करंट अफेयर, ये आपको क्लासरूम में भी रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 7 दिन की जो क्लास होगी आपके, ये आपको तभी समझ में आएगी यदि आपने पहले से पढ़ रखा है, पहले से आप ऑनलाइन क्लासेस लेके उनको कर रहे हो, तभी आपके लिए मतलब है इसका। यदि आपने पहले से नहीं कर रखा तो रिवीजन क्लास में कोई आप सोचो कि सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो तो आपको लास्ट में ये याद हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 7 दिन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। करंट अफेयर के 25 और इकोनॉमिक सर्वे के ज्यादा नहीं तो 15, 10 से 15 के बीच एटलीस्ट, तो 40 क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैथ रीजनिंग के कितने? 20। ये 60 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं एक और आसान सब्जेक्ट जहां से क्वेश्चन पिक करना आसान है, वो है पॉलिटी, इंडियन और स्टेट पॉलिटी। स्टेट पॉलिटी में मैं तो कम से कम ये मान के चलता हूं कि 2 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होंगे। आप भले कितनी भी अच्छी पढ़ के जा रहे हो तब भी वो ऐसा कुछ नया ही कोई उटपटांग फैक्ट पूछेंगे, अजीबोगरीब सा कोई वेबसाइट से उठा के लेके आएंगे, ये सचिव ये फलाना ढिमकाना, इस टाइप का कोई पूछ सकते हैं। वो 2 क्वेश्चन एक बार आप मान के चल लो कि शायद आपसे नहीं होंगे, तो दोनों के मिला के लगभग 25 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी मिला के लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 25। और आपको इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी दोनों ही बड़े कायदे से पढ़ाया हुआ है। तो स्टेट पॉलिटी तो इतनी लंबी चल गई, मैं सर को कह रहा था सर बस हो गया, बहुत है कितनी पढ़ाओगे स्टेट पॉलिटी, पर क्या है, नो डाउट उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अरे अब आपको पता लग गया होगा मैंने स्टेट पॉलिटी क्यों छोड़ी। जब मैंने स्टेट पॉलिटी छोड़ी थी, मतलब मुझे याद है कि जब पहला बैच राकेश सर का था, आई थिंक पीएसआई वाले बैच के अंदर 2-3 दिन लगातार हमारी कॉलिंग टीम परेशान रही कि हमें विकास सर से पढ़ना है, हमें विकास सर से पढ़ना है। चौथे दिन से किसी का फोन नहीं आया कि ठीक है बहुत शानदार, है ना। तो अच्छा, एक आपको फीडबैक फॉर्म मिला होगा, गूगल फॉर्म नहीं मिला क्या? तो आपको फीडबैक फॉर्म शेयर करवाते हैं, उस फीडबैक फॉर्म को भरो। आप अंकुश जी को बोलना, टीचर्स का हमने एक फीडबैक फॉर्म बनाया, तो समय समय पर टीचर्स का फीडबैक लेना चाहिए ना, कि कौन कैसे पढ़ा रहे हैं। जो कि आपको नहीं दिखेगा उसका रिजल्ट सिर्फ हमें दिखेगा, क्योंकि आपको दिखेगा तो आप आपस में कंपेयर करते हो, हमें दिखेगा तो हम कोई फैसला लेते हैं उसके आधार पर। किसी टीचर को हम सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। तो एक फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन के लिए तो हमने डाला था 3-4 दिन पहले, ऑफलाइन में शायद आप लोगों को अवेलेबल नहीं करवाया होगा, आज करवाते हैं, है ना। तो बात कर रहे थे, हाँ, पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी जो आपको यहाँ से कम कितने क्वेश्चन देके जाएंगे? 25 क्वेश्चन जो यहाँ पर ये देके जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उसके बाद में एक आपके राजस्थान हिस्ट्री कल्चर है ही। अच्छा, ये राजस्थान ज्योग्राफी जो है, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई, राजस्थान ज्योग्राफी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लगभग आप यहाँ से भी 15 क्वेश्चन के आसपास मान के चल सकते हो। और राजस्थान ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे मैम आपको, है ना। कैसे कैसे चल रही क्लासेस? बड़े शानदार चल रही, ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी जो है ना, वो आपके लिए 15 क्वेश्चन देके जाएंगे। कितने क्वेश्चन देके जाएंगे? 15 क्वेश्चन जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी वाले देके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक सब्जेक्ट आएगा साइंस एंड टेक। कौन सा सब्जेक्ट आएगा? साइंस एंड टेक, जो अभी आपके शुरू करेंगे। साइंस एंड टेक आपको जितना एग्जाम के नजदीक पढ़ाया जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर वाली चीजें जो वो आएंगी ज्यादा। अब आपको, मैंने जब स्टेट पॉलिटी छोड़ी और राकेश सर को स्टेट पॉलिटी दी, तो अब आपका ओवरऑल उसको लेकर आंकलन क्या है, कैसा है? बढ़िया है। उससे पहले, हाँ बढ़िया ही है, ऑब्वियस बात है। पहले एथिक्स मैं पढ़ाता था, मैंने एथिक्स छोड़ के आशीष सर को दिया, कैसा था? अब मैं साइंस टेक छोड़ के, बात तो सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे बात सुन लो देवताओं, अरे मैं ही पढ़ाऊंगा, वो मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। साइंस टेक का रिवीजन जो है वो मैंने करवाया पीएसआई के अंदर। और कपिल सर जो है अपने,
आईआईटी धनबाद से बीटेक है। कहां से? आईआईटी धनबाद से बीटेक है और साइंस टैंक उनका बहुत शानदार है। आप लोगों को ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है? हमें ज्यादा पता है ना, तो बस तो फिर ठीक है। और उसकी जो रिवीजन क्लासेज हैं वो आपके बैच में अपलोड कर दी जाएंगी, कर दी गई होंगी, आई थिंक कर दी है, हाँ, तो वो आपके अपलोड कर दी होंगी। आपको जब यूं लगे कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, शॉर्ट में मुझसे पढ़ लिया करो, और डिटेल में पढ़ना हो तो स्पेसिफिक टीचर से पढ़ लिया करो। क्या इसका अपोजिट नहीं? अब तो रिवीजन मैं ही बढ़िया करा सकता हूं, मुझसे बढ़िया रिवीजन कोई नहीं करा सकता, ध्यान रख लेना किसी भी सब्जेक्ट का क्योंकि जल्दी में कैसे उसको जो वो करना है, उसको समराइज कैसे करना है, ये मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है। ठीक है, तो आपके अगला जो सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक शुरू कर देंगे, और राजस्थान पॉलिटी जो खत्म हो रही है वहां पर आपके मॉडर्न हिस्ट्री जो बीच में रही थी अपनी, उसको वापिस शुरू कर देंगे। ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री भी लंबा चलेगा, फिर 4 तो कैसे लगाएंगे? साइंस टेक को थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, फिर चल रही थी। ठीक है, तो आपके जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, अच्छा उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या कह रहे हो? साइंस टेक से कितने क्वेश्चन आते हैं? साइंस टेक से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस टेक से भी लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन जो वो आ जाते हैं। ठीक है, उसमें से ज्यादातर जो चीजें हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होती हैं। उसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड होते हैं? करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो हिस्ट्री है, जैसे मान लो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में से ज्यादा जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके मॉडर्न से आएंगे। ज्यादा कौन से आते हैं? नॉर्मली कौन से आते हैं? मॉडर्न से आते हैं। ऐसी राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री में भी हमने आपको पहले वही करवाया जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो एंशिएंट से और एक आपके मॉडर्न से। मिडिवल से यहां पर भी क्वेश्चन जो वो कम आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी जो स्ट्रेटजी है, कपिल जी भी आ गए, आज कपिल सर, कुल मिलाकर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके की होनी चाहिए? तो अब आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको मैं 2-3 भागों में बांट रहा हूं। एक वो स्टूडेंट जिनको इस बार का पीएसआई भी नहीं देना है और आरएसपी भी नहीं देना है, ठीक है, उनको तो जिस तरीके से अभी चल रहा है उसी तरीके से पढ़ते रहो, और बस जो क्लास में आपके चल रहा है, जो क्लास में चल रहा है उसको बस अच्छे से याद करके आते रहो। आपका बेसिक टास्क यही होना चाहिए, जो क्लास में चल रहा है उसको अच्छे से याद करके आते रहो, जो क्लास टेस्ट आपके होते हैं उनको अच्छे से देते रहो। जिनको इस बार का आरएस प्री और पीएसआई नहीं देना उनके लिए ये काम है। इसके साथ साथ हम जो है इनको थोड़ा सा भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मेंस पर, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में आए तो उन्होंने कहा कि भाई मेंस के लिए अभी से थोड़ा कुछ काम किया जाए। तो अभी हमने एक काम करते हैं, जो आपके क्लास में चल रहा होगा उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मेंस के रोज लिखने को दिए जाएंगे, और 2 क्वेश्चन जो है मेंस के रोज आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, और उसके बाद में उसकी एक आंसर की मॉडल आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जब पूरा एक हफ्ता हो जाएगा, यानी कि 12 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, तब उसका पेपर डिस्कशन टाइप भी करवा दिया जाएगा, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से आंसर जो वो लिखने होते हैं। बात क्लियर है क्या? तो मेंस की तैयारी थोड़ी थोड़ी अभी से साथ में हो, इसके लिए 2-2 क्वेश्चन आपको जो क्लास में चल रहा है उसी से रिलेटेड, जैसे अभी आपके राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, राजस्थान हिस्ट्री चल रही है और राजस्थान पॉलिटी चल रही है, तो उससे रिलेटेड आपके 2-2 क्वेश्चन जो वो डेली सर जो लिखवा दिया करेंगे आपको, और उसके मॉडल आंसर भी दे दिया करेंगे, और जो है उसका पेपर डिस्कशन भी जब 12 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तब जो आपको करवा दिया करेंगे। बात क्लियर है तक की? तो जो लोग इस बार एग्जाम नहीं दे रहे उनके लिए तो ये है। और दूसरे आते हैं आपके वो कैंडिडेट जो कि अभी आरएस प्री का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको एक तो एक काम कर देना चाहिए, अब आपको 1 घंटा अब डेली का इकोनॉमिक्स देना शुरू कर देना चाहिए। 1 घंटा किसको देना शुरू कर देना चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे। 1 घंटा आपको करंट अफेयर, इन 2 चीजों को 1-1 घंटा देना शुरू कर, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास में चल रहा है, मान लो कि जो भी आपकी क्लास चल रही है उसको घर जाके रिवाइज करने में कितना टाइम लगता होगा? कितने?
3 घंटे मान लेते हैं, एक बार के लिए 3 घंटे मान लेते हैं। आप घर जाके सेल्फ स्टडी कितनी देर की मान रहे हो, खुद की कितनी देर होनी चाहिए? कम से कम 6-7 घंटे तो होनी चाहिए। अरे भाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एग्जाम के नजदीक आने पर 6-7 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो 6-7 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना ही है। तो आपको जो क्लास में चल रहा है उसको घर जाके अच्छे से रिवाइज करो। 1 घंटा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ो। इतना यदि आप मार्च महीने में कर लेते हो तो मार्च महीने तक आपका सर्वे पूरा हो जाएगा, करंट अफेयर साथ के साथ चलता रहेगा, और 3 सब्जेक्ट जो आपके क्लास में चल रहे हैं आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका होगा। तब आपके पास में बचेगा अप्रैल और मई। अप्रैल और मई के अंदर आपको मुख्य रूप से पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। आपका मार्च महीने तक, मार्च जब एंड होगा या फिर 10 अप्रैल तक मान लो, 10 अप्रैल तक हम देखें तो मोटा मोटी सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका। राजस्थान हिस्ट्री हो जाएगा, राजस्थान ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक आधा कोई हो सकता है शायद साइंस टैग बचे, ऐसा कुछ बचे, बाकी 10 अप्रैल तक ज्यादातर आपका प्री सिलेबस हो चुका होगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको अप्रैल और मई जो केवल और केवल क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन क्लासेस आपके पास में अवेलेबल रहेंगी। कोई सब्जेक्ट में थोड़ी सी मुश्किल लगती है उसमें रिवीजन क्लासेस का यूज करते हुए रिवीजन करें, और कोई यूं लगता है कि खुद ही रिवाइज कर सकते तो खुद ही रिवाइज कर ले, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाए। उस समय में जब आपका 10 अप्रैल के बाद में आपके एक सिलेबस और एक शेड्यूल बना देंगे और आप कहोगे तो आपके अलग टेस्ट भी ले लेंगे, है ना। क्योंकि अभी क्या है कि आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो टेस्ट सीरीज वाले पेपर दे या फिर क्लासरूम वाले पेपर दे। तो आप एक काम करो, 10 अप्रैल तक आप अपनी क्लासरूम के जो टेस्ट हैं उसको अच्छे से देते रहो। 10 अप्रैल के बाद प्री तक आपकी एक अलग टेस्ट सीरीज डिजाइन कर देंगे, है ना, जिसमें कि फाउंडेशन बैच के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज डिजाइन कर देंगे, जिसमें आपको टारगेट दे देंगे 5 दिन में ये पढ़ के आओ, 5 दिन, फिर वो होंगे जल्दी। ऐसा नहीं कि भाई इंडियन पॉलिटी 5 दिन में कैसे पढ़नी पड़ेगी। तो 5 दिन के लिए इंडियन पॉलिटी, 5 दिन के लिए स्टेट पॉलिटी, इस तरीके से 5-5 दिन के आपके टेस्ट जो अलग से और रखवा लेंगे। ऑनलाइन वालों को भी दे देंगे और आपको भी वो दे दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो 10 अप्रैल तक आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग चलते रहो। 3 सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उनको अच्छे से करो, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करते रहो, करंट अच्छे से करते रहो। यदि टाइम बचता है तो कोई एक आधा सब्जेक्ट पुराना जो हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मैथ रीजनिंग कर सकते हो तो उसको भले एक बार देख लो। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना जो पूरा का पूरा जो सिस्टम को चलाएंगे। यहाँ तक की बात सब लोग क्लियर है। अब आए वो स्टूडेंट जो कि ये चाहते हैं हमें पीएसआई का भी देना है, हमें क्या करना है? पीएसआई का भी देना है। अब देखो भाई, आप यदि सारी चीजें एक साथ चाहते हो, जुलाई 2025 में आप आए हो और आप ये चाहते हो कि मार्च अप्रैल तक हम पीएसआई भी बन जाए, हमारे भी बन जाए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, मेंस की तैयारी भी कर लें, हिंदी की कर लें, करने को कर सकते हो, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और सबको साथ लेके चलने के लिए आपके लिए हम अलग एक स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो जो पीएसआई को लेकर बहुत सीरियस है, कितने लोग हैं जो पीएसआई को लेकर अच्छे खासे सीरियस है कि हाँ हमें बहुत अच्छे से देना है पीएसआई? अरे तो कोई बुराई थोड़ी है, पीएसआई का एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम थोड़ी है। कितने पद है इस बार? 1100 पद है, 1100 पद है, कोई छोटा मोटा एग्जाम थोड़ी है पीएसआई। यदि कोई पीएसआई का एग्जाम देना चाहता है तो उसका मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब अगले 40 दिनों में आप घर बैठ के चीजों को रिवाइज करें और उसके लिए रिवीजन क्लासेस का यूज करें, लेकिन चीजों को अच्छे से रिवाइज करने में अपना टाइम लगाएं। ये जो क्लास में चल रहा है इसको ऑनलाइन 1.5 की स्पीड पर देख लिया करें, और यदि आप पीएसआई को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो तो ये काम करना, अदरवाइज आपको 10 अप्रैल तक लगातार क्लासेस में आना है और बहुत अच्छे से जो चीजों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो सिर्फ पीएसआई पर फोकस करना चाहता है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप वाकई में डेडिकेटेड हो तो प्रैक्टिकल जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो यही हो सकती है कि 40 दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए चीजों को रिवाइज करने के लिए चाहिए। हम इस भ्रम में नहीं रह सकते कि हम जो आरएस की क्लासेस में भी 6 घंटे यहाँ पर क्लासेस में बैठ जाएं, घर जाके रिवाइज भी कर लें, हिंदी भी हम पढ़ लें, सब चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जो पीएसआई को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कम से कम 15 घंटे पढ़े अगले 40 दिनों में। 40 दिन की तो बात है, तो 40 दिनों में कम से कम 15 घंटे पढ़े तो आप जो है ये चीजें कर पाओगे। अदरवाइज जो है ये चीजें इतनी यूं नहीं है कि भाई आए और फटाफट कर लिया।